मुझे नहीं बनना ऐसी वाहियात प्रथा का हिस्सा। आप एक माँ होकर मुझसे ऐसी जिद कैसे कर सकती हैं? उस बंद कमरे के अंदर से रूही की आवाज आई। बाहर खड़ी उसकी माँ उसे मनाने की कोशिश में लगी हुई थी। रूही की माँ ने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रही है रूही? पूरे नगर में सिर्फ 5 लड़कियों को ये न्योता मिला है। साल में एक बार मिलता है ऐसा मौका जहाँ पूरे देश से राजकुमार आते हैं। अगर तू जाएगी नहीं तो कोई राजकुमार तुझे पसंद कैसे करेगा? अरे किसी ने पसंद कर लिया तो तेरी भी जिंदगी सुधरेगी और हमारी भी। बात को समझ और जल्दी तैयार होकर बाहर निकल। लेकिन रूही फिर भी बाहर नहीं आई। उसे इस उत्सव से ज्यादा दिक्कत थी इस उत्सव के नियम से, जो ये था कि सभी लड़कियों को उत्सव के समय घूंघट ओढ़े रहना होगा। वो राजकुमारों को नहीं देख सकती और राजकुमारों को भी उन्हें घूंघट में ही पसंद करना होगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस नियम की असली वजह थी यहाँ के राजकुमार युवराज यमन, जिनका परिवार श्रापित था। अगर लड़कियों के बिना घूंघट ओढ़े राजमहल में ये उत्सव हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। तभी रूही की बहन विभा ने कहा, देख रूही, अगर आज तेरी वजह से देर हुई ना और मुझे किसी राजकुमार ने पसंद नहीं किया तो तेरी खैर नहीं। मुझे तेरी तरह घिसी पीटी जिंदगी काटने का शौक नहीं है। चल अब जल्दी से बाहर निकल। लेकिन रूही अभी भी बाहर नहीं आई। रूही ने बिस्तर पर पड़े लहंगे की ओर देखा। उसके चेहरे पर शिकन थी और घबराहट से उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसका मन नहीं मान रहा था एक अनजान राजकुमार के साथ ऐसा रिश्ता बनाने का। लेकिन वो ये बात जानती थी कि जो भी राजकुमार उसे ले जाएगा वो इस राज्य को और उसके परिवार को बहुत सारा पैसा देगा। तभी बाहर का दरवाजा खुला और लड़कियों के पिता दामोदर दास घर के अंदर आए। दामोदर दास लकड़ी के व्यापारी थे, जहां आमदनी का नामो निशान धीरे धीरे मिटता जा रहा था। उसके पिता ने बड़े गुस्से में दरवाजे पर हाथ पीटते हुए कहा, बस रूही, अब बहुत हो गया। भूल गए युवराज यमन अपने अपमान का बदला कैसे लेते हैं? भूल गए तुम्हारी सहेली का क्या हश्र हुआ था जब वो राजमहल नहीं पहुंच पाई थी? क्या वही हश्र अपना और हम लोगों का भी चाहती हो? अगर हमारे बारे में सोचती हो तो अभी इसी वक्त बाहर निकलो, भग्गी आ चुकी है। दामोदर दास के इतना कहते ही रूही की माँ और बहन एक पल के लिए सहम गए थे। पिता के शब्द अब तक रूही के जख्मों को कुरेद चुके थे। उसकी हैरान आंखें वही खौफनाक मंजर याद करने लगी जो उसकी सहेली के साथ हुआ था। रूही कभी युवराज यमन से मिली नहीं थी, मगर उसके नाम से कांप गई। युवराज यमन का खौफ नगर के हर परिवार में था। अपनी सहेली के बारे में सोचते हुए डर कर रूही दरवाजे की तरफ आई और उसने दरवाजा खोला। रूही को बाहर आता देखकर उसके परिवार ने आखिरकार राहत की सांस ली। लेकिन तभी रूही ने बहुत ही हिचकिचाते हुए एक शर्त रखी, लेकिन अगर मुझे वो राजकुमार पसंद नहीं आया तो मैं उसे मना कर दूंगी, फिर चाहे मेरा जो हश्र हो। रूही की शर्त सुनकर तुरंत ही उसकी माँ ने धमकाते हुए कहा, तेरा दिमाग तो ठीक है, पता भी है तो क्या बोल रही है? राजमहल जाकर मना करेगी? मुझे तो लग रहा है आज ये लड़की हम सबको मरवाएगी। ठीक है, एक काम कर, तू ऐसा ही करना। अगर मार भी दिए गए तो कम से कम ऐसी घिसी पीटी जिंदगी से छुटकारा तो मिलेगा। इतने में पिताजी ने माहौल को संभालते हुए कहा, एक बार वहां चलते हैं रूही, फिर सोचते हैं। जाओ बग्घी में बैठो। पिताजी के इन शब्दों से रूही का मन तो शांत नहीं हुआ, लेकिन उसे समझ आ गया कि भलाई इसी में है कि वो अपने परिवार के साथ राजमहल चली जाए। बग्घी में बैठकर पूरा परिवार बाकी परिवारों की तरह महल के लिए रवाना हुआ। दामोदर दास के परिवार को बग्घी की सवारियां कम ही देखने को मिलती थी, इसलिए पूरा परिवार हर गुजरते लम्हे का पूरा लुत्फ उठा रहा था, सिवाय रूही के। वो उदास मन से अपने में ही खोई हुई थी। जहाँ नगर की बाकी लड़कियां और रूही की बहन विभा चटक रंग की साड़ियां और किराए पर लिए आभूषणों से राजकुमार को लुभाने के लिए तैयार थी, वही रूही की सादगी उसके पहनावे में झलक रही थी, जिससे उसकी माँ बेहद नाखुश थी। इस वक्त रूही के मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। अगर किसी राजकुमार ने सच में मुझे पसंद कर लिया तो मैं क्या करूंगी? अपनी मर्जी के खिलाफ जाऊं या परिवार की?
तीनों में से कुछ भी करने में बहुत डर लग रहा है। समझ नहीं आता आखिर इस नगर का युवराज ऐसा क्यों है जिससे सब इतना डरते हैं। यही सब सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी बग्घी राजमहल के अंदर पहुंच गई। जैसे ही रूही के परिवार ने महल में प्रवेश किया, उन्होंने देखा सारी वधुएं घूंघट ओढ़े अपने परिवार के साथ उत्सव के लिए तैयार किए गए विशाल काय शामियाने की ओर बढ़ती जा रही थी। शामियाने के रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई थी। वहां धीमी आवाज में सितार का संगीत सुनाई पड़ रहा था और शामियाने के द्वार पर महल की दासियां मेहमानों पर इत्र छिड़क रही थी। शामियाने में देश के हर कोने से राजकुमार इकट्ठा हुए थे। लंबे कद और सुडौल शरीर के ये राजकुमार इतने बेशकीमती लग रहे थे कि रूही की बहन विभा की नजर उन पर से हट ही नहीं रही थी। लेकिन एक इंसान की कमी थी शामियाने में, तारपुर के राजकुमार युवराज यमन की। युवराज एक ऐसे राजकुमार थे जो अगर इस शामियाने में आ जाए तो बाकी सारे राजकुमारों को पीछे छोड़ दें, लेकिन वो इसका हिस्सा कभी नहीं बनते थे। उनकी गैर मौजूदगी में हमेशा इस प्रथा का संचालन करता था उनका दाहिना हाथ सिराज। सिराज जानता था कि युवराज उत्सव में नहीं आएंगे, लेकिन प्रथा शुरू करने से पहले हर बार की तरह सिराज राजकुमार के कक्ष में गया। राजकुमार का कक्ष एकदम ठंडा था और चारों तरफ अंधेरा। खिड़की से बस चांद की रोशनी आ रही थी और उसी रोशनी में खड़ा था युवराज यमन, जो चांद की ओर देख रहा था। सिराज ने कहा, युवराज, प्रथा शुरू करने जा रहा हूँ, क्या इस बार आप शामिल होंगे? अपनी लाल आंखें सिराज की तरफ कर आवाज में खरच के साथ यमन ने अपना जवाब दिया, पता चल जाएगा तुम्हें। सवाल पूछने के बाद सिराज यमन से कुछ और भी कहना चाह रहा था। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए यमन से कहा, एक बुरी खबर है यमन, वो लाश हमने छुपाई थी उस लड़की माधवी की, उसका कुछ लोगों को पता चल गया है और वो लोग इस मामले को सबके सामने लाने वाले हैं। ये सुनते ही यमन के चेहरे पर गुस्सा था। उसने सिराज से पूछा, इस लापरवाही की वजह? सिराज ने यमन के गुस्से से डरते हुए कहा, लाश को ठिकाने तो लगाया था, पता नहीं ये कैसे हो गया। इतना सुनते ही यमन ने सिराज को वहां से जाने का इशारा किया। सिराज बिना कुछ और कहे वहां से चला गया और सीधा शामियाने में पहुंचा। शामियाने में सैकड़ों परिवार मौजूद थे और सिराज की इजाजत के बाद कार्यक्रम शुरू किया गया। घूंघट ओढ़ी लड़कियों को पालकियों में बिठा दिया गया और उन्हें एक एक करके राजकुमारों के सामने लाया गया ताकि राजकुमार उनमें से अपनी वधू चुने। रूही कुछ कदम पीछे हुई। उसकी तो इच्छा वहां से भाग जाने की हो रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। पालकियों को लाना शुरू किया गया और कुछ 2-3 लड़कियों के बाद बारी आई रूही की बहन विभा की, जिसके तुरंत बाद रूही की बारी आने वाली थी। जब विभा की पालकी राजकुमारों के सामने गई तो कोई राजकुमारों से अपनी वधू बनाने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। कुछ देर किसी राजकुमार के आगे न आने पर सिराज समझ गया था कि विभा को कोई नहीं छूने वाला था, तो उसने पालकियों की तरफ देखते हुए कहा, अगली पालकी लाई जाए। और जैसे ही रूही की पालकी को आगे लाया गया, दूसरी ओर से राजकुमारों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। चेहरा ना देख पाने के बावजूद हर कोई उसके यौवन से आकर्षित होता दिख रहा था, जिसे देखकर रूही की माँ ने रूही के पिता से कहा, देखना जी, हमारी बेटी को सबसे अमीर और नेक दिल राजकुमार मिलेगा। विभा ने देखा कैसे उसकी बहन के लिए राजकुमारों की भीड़ लग गई थी और उसके लिए कोई आगे नहीं आया। जलन से वो अपना चेहरा घुमाकर अपने परिवार के पास जा खड़ी हुई। वहीं राजकुमारों के उतावले चेहरे देखती परेशान होती रूही ने खुद से कहा, कुछ ऐसा हो जाए कि कोई बचा ले मुझे इन सब से। रूही सोचने लगी कि कहीं ऐसा न हो कि परिवार की जिंदगी तो सुधर जाए, लेकिन उसका जीवन नरक बनकर रह जाए। तभी एक राजकुमार ने आगाज किया, ये सुंदरी मेरे साम्राज्य की बहू बनेगी। ये सुनते ही रूही के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी बेटी नगर की सबसे सुंदर लड़की थी और ये बात सब जानते थे कि एक दिन रूही किसी बड़े साम्राज्य की रानी जरूर बनेगी। लेकिन इतनी जल्दी ये होते देखकर सबके होश उड़ गए। लेकिन रूही ये सुनते ही टूट गई। उसे लगा कि अब उसका भविष्य तय हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
तभी दूसरी ओर से एक बहुत ही बुलंद आवाज आई, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मेरी रानी बनेगी। ये आवाज सुनते ही शामियाने में एक सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। प्रथा के अनुसार जो राजकुमार पहले चयन कर ले वधु उसकी होगी। तो फिर ये कौन है जिसने इस नियम को तोड़ने की बात की? सिराज ने उस राजकुमार की ओर देखा। ये दूसरा राजकुमार रूही के यौवन को देखकर इतना ज्यादा आकर्षित हुआ कि उसने इतनी बड़ी बात कह दी। पीछे खड़ी रूही की बहन विभा को मन ही मन इस बात से जलन होने लगी कि कोई प्रथा को तोड़ मरोड़ने को तैयार था, वो भी रूही के लिए। दामोदर दास के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। इस दूसरे राजकुमार का बर्ताव उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। दूसरा राजकुमार नशे में मदमस्त होकर अपने हाथों से बाकी राजकुमारों को पीछे करते हुए रूही के पास आने की कोशिश करने लगा। सिराज ने गुस्से में खड़े होकर कहा, राजकुमार, चयन अभी खत्म नहीं हुआ, आप अपनी जगह पर बैठ जाएं अभी। राजकुमार ने सिराज की बात की परवाह किए बिना कहा, अब तो मैं तभी बैठूंगा जब इस सुंदरी का रसपान कर लूंगा। इस पर सुजान के राजकुमार ने उसे चेतावनी दी, राजकुमार, तमीज से, प्रथा के हिसाब से हमने इस लड़की को चुना है। इस सभा बाकी राजकुमारों की कदर करें, वरना। राजकुमार का अहंकार हर किसी को दिखाई पड़ रहा था। वरना क्या, युद्ध छेड़ोगे? जानते हो किस साम्राज्य से हैं हम? जिस पर पहले राजकुमार ने अपनी आवाज और तेज करते हुए कहा, सुजान साम्राज्य किसी से नहीं डरता। हम जानते हैं आप नर्रई से हैं। आपकी हरकतों से साफ समझ आ रहा है। इस बात पर वहां मौजूद कुछ लोगों की हंसी छूट गई, जिसके बाद दूसरे राजकुमार ने म्यान से अपनी तलवार निकाली और की ओर भागते हुए कहा, हरकत तो अब दिखाएंगे हम। राजकुमार को अपनी ओर आता देखकर सुजान के राजकुमार ने भी अपनी तलवार निकाल ली। कुछ राजकुमारों ने नरई के राजकुमार को पकड़ने की कोशिश भी की, पर वो उन्हें तलवार मारता हुआ सीधा सुजान के राजकुमार के पास जा पहुंचा। दोनों की तलवारों की आवाज शामियाने में गूंजने लगी। वहां मौजूद महल के कुछ पहरेदार इस लड़ाई को रोकने के लिए आए और नरई के राजकुमार ने उन्हें भी जख्मी कर दिया। माहौल बिगड़ते देख सिराज ने एक दासी को इशारा किया कि युवराज यमन को इस बारे में खबर दी जाए। दासी जल्द ही युवराज के कक्ष में गई और दरवाजा खटखटाते हुए कहा, माफी चाहती हूँ युवराज, नरई के राजकुमार नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। यमन अपने कक्ष के अंदर ठंडे गोश्त की खुशबू के बीच बैठा हुआ था। कंधे तक बाल, लाल आंखें, चांदनी से नीली दिखाई पड़ती चमड़ी, और जिसमें खून ही न बह रहा हो। जैसे ही उसने ये बात सुनी, वो एक झटके से खड़ा हुआ। उसने अपना काला लबादा ओढ़ा, मखमल के जूते पहने और शामियाने की ओर बढ़ने लगा। दूसरी तरफ उस शामियाने में रूही के माँ बाप रूही के लिए हो रही जंग से बुरी तरह परेशान दिख रहे थे। रूही की माँ ने रूही के पिता से कहा, ये सब क्या हो रहा है? हमारी बेटी को तो कुछ नहीं होगा ना? क्यों जी? रूही के पिता के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उन्हें भी अपनी बेटी की उतनी ही फिक्र हो रही थी जितनी माँ को। इतने में दासी ने शामियाने में आकर सिराज के कानों में कुछ फुसफुसाया, जिसे सुनकर सिराज ने ऐलान किया, सभी शांत हो जाइए। युवराज यमन अपने कक्ष से यहाँ के लिए निकल चुके हैं। भीड़ में लोगों में बातें होने लगी। क्या युवराज खुद यहाँ आ रहे हैं? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे आज से पहले किसी ने नियम भी तो नहीं तोड़ा। लोगों में एक हलचल मच गई। नरई का राजकुमार ये देखकर हैरान था कि अब चारों तरफ युवराज यमन की ही बातें हो रही थी। अब उस पर किसी का ध्यान नहीं था। मैंने युवराज को कभी नहीं देखा। सुना है उसे लोग पसंद नहीं। मैंने तो ये भी सुना है कि वो बड़ा खतरनाक है। रूही के कानों में जब लोगों की ये बातें पड़ी तो वो डर गई। इधर उधर देखते हुए, नजरें बचाते हुए वो चुपके से वहां से निकल गई और महल की ओर चली गई। दूसरी ओर युवराज यमन गुस्से में शामियाने की ओर बढ़ रहा था। चलते चलते जैसे ही रूही एक अंधेरे गलियारे से निकली, उसका घूंघट दीवार पर लगे भाले में फंसकर पीछे की तरफ खिंचा और उसके बाल लहराते हुए खुल गए। महल के अंधेरे गलियारे में चमकती रूही अपने घूंघट को छुड़ाने में लग गई, जिसके कारण उसकी पायल बजने लगी।
गलियारे से आती पायल की आवाज सुनकर युवराज यमन को एक अजीब एहसास हुआ। वो तेजी से उस ओर बढ़ा और उसने वहां पहुंचकर देखा कि एक लड़की जिसके कमर के नीचे तक खुले बाल हैं, अपना घूंघट छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। यमन उसे लगातार देखने लगा। काफी मशक्कत के बाद रूही ने भाले में फंसे घूंघट को निकाला और खुद से कहा, पगली, देख कर चल जरा, कपड़ा फट जाता तो। यमन ये सुनकर वहीं रुक गया, जबकि वहां शामियाने में सिराज उसका इंतजार कर रहा था। उसने ऐसी मासूमियत, ऐसी खूबसूरती पहले कभी नहीं देखी थी। शामियाने में जाने के बजाय वो रास्ता बदलकर रूही के पीछे जाने लगा। रूही चलते चलते महल के थोड़ा और अंदर पहुंच गई। उसने अंदर से महल पहले कभी नहीं देखा था। उसने गौर किया कि यहाँ हर तरफ उजाला कम था। रोशनी के लिए मशालें उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। उसे ये बात समझ नहीं आई कि युवराज को अंधेरा क्यों पसंद होगा। और तभी रूही की नजर एक परछाई पर पड़ी। उसने पुकारा, हिमेर। वो शख्स इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर तुरंत मुड़ा और कहा, रूही, तुम यहाँ? हिमेर की बात सुनकर रूही ने उससे कहा, यही सवाल तो मेरा भी है, तुम यहाँ कैसे? इन बातों से अनजान यमन थोड़ा दूर खड़ा रूही को उस शख्स से बातें करता हुआ देख रहा था। अभी यमन को पीछे से सिराज की बेचैनी भरी आवाज सुनाई दी। यमन, बाहर हंगामा मच गया है, तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात गंभीर थी, लेकिन यमन ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वो रूही को देख रहा था। सिराज ने पूछा, जल्दी बताओ मुझे कि क्या करना है। यमन ने रूही और हिमर की तरफ ही देखते हुए कहा, पता करो ये दोनों कौन है। सिराज ने जब उस तरफ देखा तो देखकर चौंक गया कि यमन जिसका पता करवाना चाह रहा था वो रूही थी, जिसके लिए शामियाने में इतनी बड़ी लड़ाई हो रही थी। अपनी बात कहकर यमन ने सिराज को वहां से चले जाने का इशारा किया। वही रूही से बात करने के बाद अब तक हिमर भी वहां से जा चुका था। रूही की खूबसूरती, उसकी आवाज यमन के दिल और दिमाग में गूंज रही थी, जिसके चलते उसने खुद रूही की ओर चलना शुरू कर दिया। पर रूही वहां से जाने लगी। चलते चलते अचानक उसे ठंड का एहसास हुआ। उसे अपने पीछे एक अजीब तरह की आहट महसूस हुई, जैसे कोई साया हर कदम उसके पीछे रेंगता हुआ आ रहा था। रूही ने तुरंत पलटकर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। डर के मारे उसने वापस शामियाने की ओर चलना शुरू कर दिया। तभी उसने रोशनदान से आती रोशनी से फर्श पर बनती परछाई पर गौर किया। वो पीछे मुड़ी तो सामने राजकुमार यमन खड़ा था। महल में घूमते हुए पकड़े जाने पर उसने तुरंत ही घूंघट ओढ़ते हुए अपना सिर झुका लिया। यमन ने रूही से पूछा, अनजान अंधेरी जगह में आप ऐसे अकेले घूम रही हैं? डर नहीं लगता आपको? रूही ने घूंघट संभालते हुए थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, डर? लेकिन किससे? वो भी राजमहल में? युवराज के चेहरे पर एक मुस्कान बरकरार थी। उसी मुस्कान के साथ उसने कहा, वैसे आपका नाम क्या है? रूही ने डरते हुए कहा, रूही। यमन उसे देखता रहा। उसके कानों में गूंजती रूही की आवाज, उसकी भीनी सी खुशबू, पायल की झनकार उसे रूही का दीवाना बना चुके थे। उसका पूरा शरीर जब घर अपग्रेड होकर ना 99 एकड़ से ही पूछना बदलने लगा था। और तभी रूही ने देखा कि यमन के पैरों के नाखून बड़े होते जा रहे थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। थोड़ी हिम्मत करके उसने ऊपर देखा तो यमन के हाथों के नाखून और दांत भी बढ़ते जा रहे थे। आंखें भयंकर लाल और बाल लंबे। धीरे धीरे युवराज यमन एक विशाल दरिंदे में तब्दील हो रहा था। ये देखकर अगले ही पल रूही के कदम पीछे हटने लगे और वो भागने लगी। भागते भागते उसकी धड़कनें तेज हो गई। डरती हाँफती वो शामियाने में सही सलामत वापस पहुंची। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी क्या देखा। वो बार बार ये देखने लगी कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही थी। रूही की माँ ने गुस्से में उससे सवाल किया, कहाँ रह गई थी तुम? कब से ढूंढ रहे थे तुम्हें? रूही इस बात का जवाब देती कि तभी उसकी नजर सामने की ओर गई। शामियाने के एक छोर से चलता हुआ युवराज यमन अपने इंसानी रूप में वहां आया और अपनी गद्दी पर आकर बैठ गया। वहां मौजूद लड़कियों की ओर देखने लगा।
सब लोग युवराज के वहां आने से चौंक गए थे, पर सबसे ज्यादा आश्चर्य रूही को हुआ। युवराज यमन ने उन दो राजकुमारों को देखा जो रूही के लिए लड़ रहे थे। उसने देखा कि वहां तलवार से जख्मी पहरेदार पड़े हुए थे। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके महल में कोई और ऐसा करने की हिम्मत दिखा सकता था। गुस्से में यमन ने शामियाने में हर तरफ अपनी नजर घुमाई और फिर एक दमदार आवाज में कहा, ना नरई ना सुजान, ये लड़की इस नगर से कहीं नहीं जाएगी। ये हमेशा इसी नगर में रहेगी और आज के बाद ये प्रथा नहीं होगी। उसके इतना कहते ही वहां हंगामा मच गया। इस ऐलान के बाद नरई का राजकुमार भी सोच में पड़ गया था कि आखिर वो रूही को कैसे अपनी वधू बना पाएगा। लेकिन युवराज ने अपनी बात कहने के बाद एक नजर रूही की ओर देखा और वहां से चला गया। ये बात सुनकर पहले से सहमी हुई रूही अब और ज्यादा सहम गई, क्योंकि वो युवराज का ऐसा रूप देख चुकी थी जो इंसान के आसपास भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युवराज यमन ने ऐसी बात क्यों कही। वो क्या चाहते हैं उससे? क्या ये उसके लिए किसी खतरे का आगाज था? तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए इस शो के साथ। युवराज के इस ऐलान के बाद रूही के दिल और दिमाग पर यमन का एक डर सा हावी हो गया था। यहाँ आने के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा कि उसने कभी सोचा नहीं था। शामियाने से बाहर आते हुए उसकी नजरें वहाँ मौजूद लोगों पर थीं। सारे लोग सिर्फ उसकी ही बातें कर रहे थे। वो घबराते हुए उस शामियाने से बाहर जा रही थी। बाहर उसका परिवार वापस घर जाने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। तभी रूही को ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पलट कर देखा तो एक सैनिक उसके पीछे पीछे चल रहा था। रूही के कदम डर के मारे तेज हो गए। आखिर कौन था वो इंसान जो उसका पीछा कर रहा था? कहीं वो यमन के आदेश पर तो ऐसा नहीं कर रहा था। हड़बड़ाहट में रूही के कदम डगमगाने लगे। जैसे तैसे वो राजमहल से बाहर निकली। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, पर इस बार उसका पीछा कोई नहीं कर रहा था। जैसे ही उसने एक राहत की सांस ली, रूही को एक कर्कश आवाज सुनाई पड़ी, कुमारी रूही। रूही ने तुरंत पलटकर देखा कि वो सैनिक जिसे वो दूर भाग रही थी उसके सामने खड़ा था। उस सैनिक ने इधर उधर देखते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे नरई के राजकुमार ने भेजा है विवाह के प्रस्ताव के साथ। उन्हें आप बहुत पसंद आ गई हैं, और सच मानिए तो ये विवाह का प्रस्ताव आपके लिए जीवन दान है। युवराज यमन जैसे खतरनाक शासक से सिर्फ ये प्रस्ताव ही आपको बचा सकता है। सोच में डूबी रूही ये जानती थी कि इस आदमी की बात में सच्चाई थी। थोड़ी देर पहले ही रूही ने यमन का ऐसा खतरनाक रूप देखा था जो शायद ही कभी किसी ने देखा हो। लेकिन यमन से दूर जाने के लिए उसे अपने परिवार से भी दूर होना पड़ेगा। इस बात से परेशान रूही कुछ नहीं कह पाई। उसे परेशान होता देख सैनिक ने आगे कहा, आपके लिए ये निर्णय बहुत आसान होना चाहिए। उम्मीद है आप हाँ कहेंगी। मैं जल्दी आपको लेने आऊंगा। हम खुफिया रास्ते से आपको और आपके परिवार को यहाँ से ले जाएंगे। ये कहने के बाद वो सैनिक वहाँ से चला गया। तभी उसके माता पिता ने उसे देख उसे चलने के लिए पुकारा। रूही बग्घी में बैठ गई। उस प्रस्ताव के बारे में सोचते सोचते रूही को पता ही नहीं चला कि कब वो और उसका परिवार बग्घी से वापस घर आ गए। मुंह हाथ धोने और कपड़े बदलने के बाद रूही और विभा सोने की तैयारी में जुट गए। हर रात की तरह आज की रात भी सोने से पहले आईने के सामने बैठी विभा ने अपने बाल संवारे। कंघी रखने के बाद उसने आईने में देखा कि बिस्तर पर लेटी रूही किसी सोच में डूबी हुई थी। विभा ने सवाल किया, क्या लगता है तुम्हें? युवराज ने तुम्हारे लिए ऐसी बात क्यों कही? रूही ने कुछ सोचकर विभा की तरफ देखा और जवाब दिया, सच बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। युवराज ने ऐसा क्यों किया और वो आगे क्या करने वाले हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है। महल से निकलते वक्त जब तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे, तब एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि अगर मैं उसके राजकुमार से शादी कर लूं तो वो मुझे युवराज से बचा लेगा। शामियाने में जब यमन ने रूही का नाम लिया था
विभा भी वहां मौजूद थी। बहन होने के बावजूद विभा ने कभी रूही का भला नहीं चाहा। आज जो हुआ उसके बाद उसे ऐसा लगने लगा कि युवराज रूही को पसंद करने लगा है। वैसे भी इतना सज धज के जाने के बाद भी कल किसी राजकुमार ने उसे पसंद नहीं किया। रूही की बातों में उसे एक उम्मीद की किरण दिखी, अपनी रानी बनने का सपना पूरा करने की उम्मीद। रूही के लिए एक छोटी चिंता जताते हुए उसने कहा, मुझे लगता है तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। मैंने भी देखा था कि युवराज ने किस तरह से तुम्हारा जिक्र किया था। हो सकता है वो कुछ ऐसा सोच रहा हो जो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा ना हो। रूही, मेरी बात मानो, तुम नगर छोड़ दो। मैं चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा हो कि मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन तुम्हें इतना अच्छा रास्ता मिला है युवराज से दूर जाने का, तो सोचो मत और चली जाओ। वैसे तो रूही किसी की बातों में नहीं आती थी, पर उसे अपनी बहन विभा पर पूरा भरोसा था। उसके षड्यंत्र से अनजान रूही को अब लगने लगा था कि उसके लिए यही एक अच्छा रास्ता है यमन से बचने का। उसे बेहद परेशान देखकर विभा ने एक मुस्कान के साथ पूछा, अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम कहाँ गायब हो गई थी जब तुम्हारे लिए राजकुमार लड़ रहे थे? विभा के इतना पूछते ही पहले से बेचैन रूही को फिर वो डरावना पल याद आ गया। वही खौफनाक अंधेरा, वही डरावना चेहरा और वो खून सी लाल आंखें। उसकी हिम्मत नहीं थी विभा को उस खौफनाक मंजर के बारे में बताने की। रूही ने अपना मुंह मोड़ते हुए कहा, कल बात करें, अभी सिर भारी लग रहा है। इतना कहकर उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर विभा को मन ही मन लगने लगा कि रूही पर उसके शब्दों का काला जादू तो चल चुका था, लेकिन एक सवाल उसके मन में अभी भी खटक रहा था कि आखिर रूही शामियाने से गई कहाँ थी। ये सोचते सोचते उसने मोमबत्ती को बुझा दिया और कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद रूही की नींद खुली। वो पानी पीने के लिए रसोई की तरफ गई। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि रसोई की खिड़की से कोई उसे देख रहा है। वो सहमे कदमों से घर से बाहर निकला। उसे वो शख्स अंधेरे में गुम होते नजर आ गया। उसने धीरे से पूछा, कौन है वहाँ? सामने से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी हिम्मत करके वो उस तरफ गई जिस तरफ वो शख्स गया था। धीरे धीरे वो इतना आगे निकल आई कि वो कब राजमहल पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक ही उसने उस शख्स को राजमहल में घुसते देखा, तो वो भी फुर्ती से उसके पीछे चली गई। जैसे ही वो राजमहल के अंदर गई, वो शख्स फिर से गायब हो गया। उसे आसपास कोई पहरेदार भी नहीं दिखाई पड़ा। बढ़ती धड़कन और कड़ाके की ठंड के बीच उसने महल के अंधेरे गलियारे में चलना शुरू किया। चलते चलते उसने ध्यान दिया कि थोड़ी ही दूरी पर एक बांसुरी बज रही थी। ठंड के मारे कांपती रूही ने आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। आखिरकार रूही उस कमरे तक पहुंच गई जहां से बांसुरी की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था और जरा सा जोर देने पर वो दरवाजा खुल गया। रूही को उस अंधेरे कमरे में बड़ी सी खिड़की से आती चांदनी में बांसुरी बजाता हुआ एक आदमी दिखा। उसने उस आदमी की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन अचानक ही उसे एहसास हुआ जैसे वो उस इंसान को जानती हो। वो एक कदम पीछे हट गई। शख्स और कोई नहीं, युवराज यमन था। डर के मारे जैसे ही वो वहां से जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ी, कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी और बांसुरी बजना बंद हो गई। तभी एक आवाज आई, आपको क्या लगा रूही? हमने आपको देखा नहीं? ये सुनकर जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। कमरे में चारों ओर नजरें घुमाने के बाद वो दरवाजे से बाहर निकलने ही वाली थी कि उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। रूही डर के मारे कपकपाने लगी। उसके पैर ठंडे पड़ने लगे। रूही जानती थी कि वो नुकीले नाखूनों वाला खुरदुरा सा महसूस होता हाथ यमन का था। कपकपाती रूही उस हाथ को झटक कर उससे बहुत दूर जाने की कोशिश में भागने लगी। दरवाजे की ओर भागते उसे एक शैतानी हंसी सुनाई दी। हमसे भागकर कहाँ जाओगी? महल में यमन की आवाज उस शैतानी हंसी के साथ गूंजने लगी। रूही और तेज भागने लगी और अचानक ही बड़ी जोर से एक शख्स से टकरा गई और जमीन पर गिर गई। अपने होश संभालकर जब उसने नजर उठाकर देखा तो सामने फिर से यमन खड़ा था। उसकी चीख निकल गई और तभी एक झटके के साथ रूही की आंख खुली। वो हाँफ रही थी।
उसे अपना तेज धड़कता दिल महसूस हुआ और उसका गला भी डर के मारे पूरी तरह सूख चुका था। उसे ये विश्वास करने में थोड़ा समय लगा कि महल के अंदर का वो खौफनाक मंजर सिर्फ एक बुरा सपना था। कमरे में फैले अंधकार के बीच रूही ने बिस्तर के बगल में रखे गिलास से 2 घूंट पानी पिया और अपनी बहन की तरफ देखा जो गहरी नींद में सो रही थी। अपने आप को शांत कर रूही फिर एक बार नींद के आगोश में चली गई। अगले दिन जब रूही की नींद खुली तो उसने देखा कि पूरा परिवार रोज के कामों में वापस जुट गया था। पिताजी अपना लकड़ी का काम संभालने के लिए चले गए थे। विभा अपनी सहेली के यहाँ गप्पे लड़ाने चली गई थी और अब घर पर सिर्फ माँ और रूही थे। घर की सफाई करते हुए रूही कल रात के सपने के बारे में सोचने लगी। उस सपने की वजह से अभी भी उसके मन में एक दहशत थी। तभी उसकी माँ कमरे से एक साड़ी लेकर आई और उन्होंने रूही के सामने रख दी और कहा, रूही लाओ सफाई मैं कर देती हूँ, तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दोगी? ये 2 जगह सिलाई की जरूरत है, हिमेर की दुकान जाकर इसे सिलवा दो, ये लो पैसे। हिमेर का नाम सुनते ही रूही के बुरे ख्याल कुछ समय के लिए गायब से हो गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल। उसने तुरंत साड़ी उठाई और निकल पड़ी हिमेर की दुकान की तरफ। घर से निकलते वक्त रूही अपने चेहरे की मुस्कान को रोक नहीं पाई। वैसे भी वो हिमेर से मिलने का बहाना ढूंढती रहती, पर आज उसकी माँ ने ही उसे हिमेर के पास भेज दिया। रूही की माँ ये जानती थी कि उनकी बेटी को हिमेर पसंद था। वैसे तो रूही ज्यादा कहीं नहीं जाती थी, पर जब भी माँ हिमेर की दुकान जाती तो वो उनके साथ जाने की जिद करती थी। रास्ते में चलती रूही बाजार से होते हुए निकली। तभी उसकी नजर बाजार में घूम रहे राजमहल के पहरेदारों पर पड़ी। उन पहरेदारों में से एक ने रूही को देखा और दूसरे पहरेदार को भी देखने का इशारा किया। रूही उन्हें देखकर घबरा गई और उसने अपने कदम तेज कर लिए। उसके दिमाग में उस सैनिक के शब्द गूंजने लगे जो उसे शामियाने के बाहर मिला था। उसने कहा था, अपना निर्णय इस महल के पहरेदार को बता दीजिएगा, वो संदेश हम तक पहुंचा देगा। रूही को लगा कि कहीं वही पहरेदार उसका पीछा करने तो नहीं आए, कहीं नरई के राजकुमार ने तो इन्हें ऐसा करने को नहीं कहा, या फिर यमन ने। पहरेदारों की नजरों से बचती बचाती रूही आखिरकार हिमेर की दुकान पर पहुंच गई। दुकान के सामने खड़े होकर उसने आसपास देखा कि कहीं कोई पहरेदार उसका पीछा करते हुए हिमेर की दुकान पर तो नहीं आ गया। दूर दूर तक पहरेदार ना दिखने पर उसने राहत की सांस ली और दरवाजा खोलकर वो दुकान के अंदर गई। अंदर उसने देखा कि हिमेर किसी और की नाप ले रहा था। पहले इस बात से रूही को थोड़ी जलन हुई, लेकिन ये हिमेर का काम था, इसलिए उसने सोचा थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। जब हिमेर ने उस औरत का नाप ले लिया तब उसकी नजर दुकान में घूमती रूही पर पड़ी। इस दौरान रूही दुकान में रखे बाकी कपड़ों को देख रही थी। हिमेर ने हैरानी के साथ पूछा, रूही आप यहाँ? बताइए कैसे याद किया है इस नाचीज को? हिमेर की आवाज सुनते ही उसने पलट कर जवाब दिया, सिलाई करवानी थी साड़ी में। ये कहते ही वो हिमेर के पास आकर उसे साड़ी दिखाने लगी। हिमेर भी गौर से साड़ी को देख रहा था। इस दौरान हिमेर को देखते हुए रूही की मुस्कान बरकरार थी। साड़ी देखते हुए हिमेर ने अचानक से कहा, एक बात बोले रूही, आपने कल शामियाने में जो पहना था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। रूही ने आंख के पास आते बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, जी शुक्रिया। दोनों मुस्कुराते हुए सामने वाले के कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। रूही को लगा शायद उसे अपनी परेशानी हिमेर को बता देनी चाहिए, पर वो झिझक रही थी। इतने में हिमेर ने सवाल किया, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? रूही चौंक कर सोच में पड़ गई कि बिना कुछ बोले हिमेर कैसे समझ गया कि कोई बात है जो रूही को परेशान कर रही थी। हिमेर ने रूही को परेशान देखकर उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, आप बेफिक्र रहिए, इस 4 दीवारी के अंदर की बातें इसके अंदर ही रहेंगी। रूही ने हिम्मत करके अपनी बात हिमेर को बताई। कल के बारे में आपको पता चला? ये कहकर रूही ने जब हिमेर के चेहरे को गौर से देखा तो उसकी मुस्कान धीरे धीरे गुम हो गई। हिमेर ने हामी भरते हुए कहा, जी हाँ, जो हुआ वो तो पता चला, पर क्यों हुआ ये नहीं पता। रूही ने डरते हुए कहा, समझ तो मुझे भी नहीं आया, पर कुछ लोगों का मानना है कि युवराज काफी खतरनाक है और अगर उनकी किसी पर नजर आ जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है।
हिमिर ने कुछ सोचा और फिर जवाब दिया, ऐसी अफवाहें सुनी तो मैंने भी है, पर हो सकता है ये सब सिर्फ अफवाह हो। ये भी तो हो सकता है कि युवराज एक अच्छे इंसान हो। रूही जानती थी कि हिमिर एक समझदार और अच्छा इंसान था, पर वो उसे कैसे बताती कि जिसे वो अच्छा इंसान मानने को तैयार था, असलियत में वो शायद इंसान ही नहीं बल्कि इंसान के भेष में एक खूंखार दरिंदा था। रूही के चेहरे पर परेशानी देख हिमिर ने उसे समझाया, मैं जानता हूँ कल जो हुआ उसकी वजह से आप परेशान हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, आपका परिवार है आपके साथ, मैं हूं आपके साथ। ये कहते हुए हिमिर के चेहरे पर मुस्कान वापस आ चुकी थी और उसकी आवाज में झलकता भरोसा रूही को अंदर से मजबूत बना रहा था। पर तभी दुकान का दरवाजा खुला और एक ग्राहक अंदर आया। ग्राहक ने हिमिर से सवाल किया, क्या आप बता सकते हैं ये हिमिर कहाँ मिलेंगे यहाँ? ये सुनकर हिमिर ने उस आदमी को देखा और जवाब दिया, जी हिमिर आपके सामने खड़ा है, बताइए क्या काम है? रूही को ऐसा लगा जैसे उसने ये आवाज पहले कहीं सुनी थी। वो ग्राहक को देखने के लिए पीछे मुड़ी और उसे देखकर उसकी आंखें फटकर बड़ी हो गई और पैर कांपने लगे। वो ग्राहक कोई और नहीं, यमन का दाहिना हाथ सिराज था, जो उसके आदेश पर हिमिर और रूही के बारे में पूछताछ करते हुए यहाँ तक आ गया था। सिराज की नजर भी रूही पर पड़ी। उसे शक तो था कि वो लड़की शायद रूही ही थी, पर चूंकि उसने उत्सव में रूही को घूंघट में ही देखा था, इसलिए वो यकीन के साथ कुछ नहीं कह पाया। पर रूही तो सिराज को अच्छे से पहचान गई थी। वही आवाज, वही चेहरा, महल की वही डरावनी महक। उसे समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। वो जानती थी कि सिराज को युवराज नहीं भेजा होगा, पर उसे हिमिर के बारे में कैसे पता चला? कहीं रूही के कारण हिमिर को कोई खतरा तो नहीं? रूही को अपना जवाब मिल गया था। अगर वो इस नगर में एक पल और रुकी तो युवराज यमन उसका और उसके अपनों का जीवन नरक बना देंगे। पहली बार रूही को इतना डर महसूस हुआ। उस यमन से बचने का रास्ता इस नगर को छोड़ना है, और इस नगर को छोड़ने का एक अच्छा रास्ता उसके सामने था, उस दूसरे राजकुमार का विवाह प्रस्ताव।